In the last video, you have learnt about major branches of physics and limitations of classical mechanics. What was the limitation of classical mechanics? Classical mechanics actually could not explain the phenomena of atomic level or subatomic level. So, it was the quantum mechanics with which these phenomena were explained, and development of quantum mechanics took place in two stages. The first stage began with Max Planck's hypothesis in 1900 that radiation is emitted or absorbed by matter in discrete packets or quanta, each of energy h nu, where nu is the frequency of radiation and h is Planck's constant. This theory actually consisted of two parts, classical and non-classical parts. That's why this theory, that is Planck's quantum theory, that is known as semi-classical theory, and it was also not completely satisfactory. इसमें क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दोनों कंसेप्ट्स थे, इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल थ्योरी भी बोल देते हैं, बट इट वाज नॉट आल्सो कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री. इससे भी कंप्लीट किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं किया गया. उसके बाद सेकंड स्टेज में डेवलपमेंट हुई क्वांटम मैकेनिक्स की. द सेकंड स्टेज बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ वेव मैकेनिक्स बाय श्रोडिंगर इन 1926. फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुई थी, फर्स्ट स्टेज की डेवलपमेंट हुई थी 1900 में बाय मैक्स प्लैंक्स थ्योरी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो रेडिएशन और मैटर हैं उनके बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स या जिसको हम क्वांटा बोलते हैं उस फॉर्म में है. हर एक क्वांटा की एनर्जी होगी एच न्यू. इसको ओल्ड क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं या सेमी क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं. जो सेकेंड स्टेज थी दैट स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ वेव मैकेनिक्स बाय श्रोडिंगर इन 1926. This mechanics combines earlier ideas of classical wave theory with de Broglie's wave particle duality relationship. तो टू स्टेजेस में मेन डेवलपमेंट हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की. क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम कल लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे थे. लिमिटेशंस हम कर चुके थे, मेन जो लिमिटेशंस थी. इसके अलावा भी लिमिटेशंस थी जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट. इन इफ़ेक्ट्स को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इनको भी क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही एक्सप्लेन किया गया. सो लेट अस लर्न वन बाय वन व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन दीज फिनोमिना. फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था? बाय यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने. उसकी हेल्प से उसने पता लगाया कि एटम के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. मोस्टली पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोस्टली पार्टिकल्स तो ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ही अपने पाथ से डेविएट हुए हैं. और कुछ पार्टिकल्स कौन से डेविएट हुए हैं? जो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम 24. इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया जाए तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस. और हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल. तो अल्फ़ा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. तो जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक बीम इंसिडेंट करवाया तो मोस्टली पार्टिकल्स उस बीम में स्ट्रेट चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो गए. जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के दूर से गए वो तो स्ट्रेट चले गए, और कुछ पार्टिकल्स ही अपने पाथ से डेविएट हुए. इससे रदरफोर्ड ने आइडिया लगाया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट है जिसकी वजह से पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं. तो रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया कि एटम के सेंटर में
एक स्मॉल हैवी पॉजिटिव पार्ट है और उसको नाम दिया न्यूक्लियस, और इसके आउटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं दे विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी this atomic system can be stable only when this electron will keep on revolving continuously around this positive charge. But when this particle is or electron is revolving in this circle, at every point direction of its velocity is changing. You can see direction of its velocity is changing. So this particle is getting accelerated at every instant of time. But according to classical electrodynamical theory, every accelerated charged particle emits its energy in the form of electromagnetic radiations. क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट है तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर ये पार्टिकल अपनी एनर्जी को ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करेगा तो इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी जब कम हो जाएगी तो जो इसका पाथ है, सर्कुलर पाथ, इसका साइज भी कम होता जाएगा एंड इट विल स्टार्ट फॉलोइंग स्पाइरल पाथ by losing its energy in the form of electromagnetic radiations. Its energy will keep on decreasing and finally it will fall into the nucleus. It is according to classical electrodynamical theory. तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते होते इसका पाथ भी छोटा होता जाएगा और लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल कर जाएगा और एटम कोलैप्स ही हो जाएगा। इसका मतलब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है कि इस बीच में एक सेंट्रल पार्ट होगा पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, वो भी कुछ देर के लिए ही वैलिड होगा, उसके बाद तो क्योंकि एटम पूरा का पूरा कोलैप्स ही कर जाएगा। तो इस तरीके से जो क्लासिकल थ्योरी है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो एटम स्टेबल ही नहीं है। थोड़ी देर बाद तो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। अब आगे चलने से पहले हम जो नेक्स्ट है, हाउ क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उससे पहले कुछ स्मॉल कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और पता भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे, तो इस सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए थोड़ा सा इनके बारे में, वेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम उनको वेव्स कंसीडर करते हैं, कभी पार्टिकल कंसीडर करते हैं। कोई भी वेव है उसमें हम वेवलेंथ की बात करते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है जब आप वेव्स की बात करते हैं। अब इसमें देखो, ये जैसे वेव दिखा रखी है, वेवलेंथ नाम से ही पता चल रहा है कि वेव की लेंथ, ये वेव देखो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक है, तो ये एक सिंगल वेव है। इस वेव की जो लेंथ होगी दैट इज़ नोन एज वेव लेंथ, कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस, वो भी वेव लेंथ होगी। सो वेव लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ एनी वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती हैं। तो उन सब में क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में ही होता है। तो वेवलेंथ तो होती है किसी भी वेव की लेंथ, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मान लो हम कोई पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो। इस पॉइंट में से एक सेकंड में जितनी वेव्स, ये एक वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितनी वेव्स एक सेकंड में इस किसी भी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से कितनी वेव्स इस पॉइंट में से एक सेकंड में पास होंगी, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेव का साइज बड़ा होगा, मान लो ये वेव है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ऐसी कम वेव्स पास कर पाएंगे एक सेकंड में। और मान लो मैं कोई एक स्मॉल वेव बना दूं ऐसे,
इसमें देखो इसकी वेवलेंथ ऊपर वाली वेवलेंथ से कम है, तो ऐसी वेव ज़्यादा पास कर पाएंगी एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। दिस इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट, लेकिन ये आगे यूज़ होगा तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ मैं वैसे आपकी रिवीजन के लिए बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हर जगह यूज़ करते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। कौन कौन से टाइप की होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम बेटा आपको याद होना ही चाहिए हर टाइम कि कौन कौन सी रेज होती हैं और फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है। तो इसको आप 11th-12th में भी ऐसे याद करते थे, रमीव UXY। R stands for radio waves, M for microwaves, I for infrared, V for visible, U for ultraviolet, X for X-rays and this Y stands for gamma rays, क्योंकि गामा का भी ऐसा ही सिंबल होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कौन सी होती है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 10⁸ हर्ट्ज है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा की 10⁻20 हर्ट्ज। तो यहाँ से गामा रेज की तरफ जब आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है अभी मैंने बताया ही है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पर देखो ये वेवलेंथ इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, गामा की सबसे कम होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें देखो जो आपकी गामा रेज है, मैंने अभी बताया है आपको कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मीन्स वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो देखो यहाँ पर जो वेव्स दिखाई हैं बिल्कुल नैरो वेव्स दिखाई हैं जिनकी वेवलेंथ कम होगी। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻12 की रेंज की होती है, दैट इज़ नियरली इक्वल टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। वैसे एटॉमिक न्यूक्लियाई का साइज़ तो 10⁻15 होता है, लेकिन फिर भी उसके आसपास है। नेक्स्ट है आपकी एक्स रेज। एक्स रेज का वेवलेंथ का क्या साइज होता है, 10⁻10 मीटर। इट इज़ ऑफ एटॉमिक साइज। एटम का भी यही साइज होता है 10⁻10 मीटर। इसीलिए एक्स, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम होता है, एटम का और एक्स रेज की वेवलेंथ का, इसीलिए एक्स रेज को हम क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ करते हैं। जो अभी आजकल आप दूसरे पेपर में क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, उन क्रिस्टल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे है, एटम्स कैसे प्लेस हैं, क्या अरेंजमेंट है, दैट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन। क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या होती है कि जो रास्ते में रुकावट है, जो ऑब्स्टेकल है, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, या हम रेडिएशन कह सकते हैं या इंसिडेंट वेव कह सकते हैं। तो एटम का भी यही साइज होता है, एक्सरे का भी। तो एक्सरे इजीली अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हो जाती है और उस एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि क्रिस्टल में किस तरीके से एटम्स अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट इज़ अल्ट्रावायलेट। इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻8 की साइज़ की है, एंड दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। एंड विजिबल is wavelength is of the order of 10⁻⁻6 and it is of the size of a protozoa. Then IR infrared की वेवलेंथ होती है 10⁻⁵। माइक्रोवेव के लिए वेवलेंथ 10⁻⁻2 के ऑर्डर की है, और रेडियो वेव्स के लिए 10⁻3 के ऑर्डर की। और 10⁻3 जो ऑर्डर है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग साइज, बिल्डिंग्स के साइज का ये ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखो आप सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेदर इट इज़ गामा रेज और एक्स रेज और रेडियो वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, बट एक चीज़ कॉमन है जो बिल्कुल सेम है सभी में, ऑल ऑफ दिस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट।
तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, बट हर जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो इतना तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप क्लासिकल मैकेनिक्स की और लिमिटेशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई।